जय हिंद मित्रों। आज हम आर्टिकल 31C के बारे में जानेंगे। रिसेंटली ये न्यूज़ में रहा है क्योंकि ऑन गोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, जिसमें इस आर्टिकल की संवैधानिकता, इसकी लीगैलिटी और ये इसके कौन कौन से प्रोविज़न कहाँ तक वैलिड हैं, इसके ऊपर कुछ सवाल खड़े हो गए हैं, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आना बाकी है। तो हम सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में पूरी क्लैरिटी आपको मिलेगी कि आर्टिकल 31C की जर्नी क्या रही है, क्यों ये संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया और अभी इसका करंट स्टेटस क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट से ये कैसे रिलेटेड है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बहुत ही विस्तृत तरीके से जानने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल 31C की जर्नी क्या रही है, कैसे ये इंट्रोड्यूस किया गया है भारत के संविधान में। तो हमें इसके लिए जाना पड़ेगा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा इंडियन इकोनॉमी में। सो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक बेसिकली दो फेजेस में हुआ था। पहला फेज जो था वो 1969 और दूसरा 1980। सो 1969 में 14 कॉमर्शियल बैंक्स को सरकार ने नेशनलाइज करने की बात की थी, जिसमें वो सारे प्राइवेट बैंक्स को पब्लिक बनाया गया था। तो उसके लिए जो एक्ट लाया गया था वो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1969। अब इस एक्ट को जब लाया गया तो उसके रिस्पांस में सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल हुए और उस केस को बहुत ही फेमसली जाना जाता है आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 केस। इसको बैंक नेशनलाइजेशन केस भी कहा जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स को हॉल्ट कर दिया और 11 जजेस की बेंच थी। उन्होंने क्यों इस एक्ट को इलीगल बताया, क्योंकि ये जो एक्ट था ये उस समय आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है, और 1969 में आर्टिकल 31 वाज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान का हिस्सा था। तो राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, वो एक मौलिक अधिकार थी सारे सिटीजन्स और एंटिटीज़ के पास। तो ये जो प्राइवेट बैंक्स को पब्लिक बैंक्स बनाने की जो बात की गई थी बैंकिंग कंपनीज एक्ट, वो आर्टिकल 31 के क्लॉज 2 के अगेंस्ट में जा रहा था, जिसमें यह कहा गया था कि गवर्नमेंट जो है किसी भी प्रॉपर्टी को पब्लिक पर्पस के लिए अक्वायर नहीं कर सकती अनटिल अनलेस उसके लिए प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाए, या फिर कोई ऐसा नियम बनाया जाए जिसमें यह डिफाइंड हो कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के बाद किन विधियों के द्वारा उसका कंपनसेशन डिसाइड होगा। जैसे अगर किसी की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेती है किसी डेवलपमेंट पर्पज के लिए, तो क्या रूल्स और क्या नियम होंगे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ओनर को उसके एवज में पैसे प्रोवाइड करने के लिए, बेसिकली कंपनसेशन देने के लिए। तो ये जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1969 था, ये आर्टिकल 31(2) के कॉन्ट्रावीनस हो रहा था, मतलब कि उसके अगेंस्ट जा रहा था। और फंडामेंटल राइट का जो संविधान में स्टेटस है वो सबसे ऊपर है कि गवर्नमेंट को, जो सरकार है, जो संसद है, उसको फंडामेंटल राइट्स की, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करनी है, और सुप्रीम कोर्ट इज गार्डियन फॉर दैट। तो अब जो है, जब सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आ जाता है आरसी कूपर केस में कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट जो है वो वैलिड नहीं है, तो फिर उसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट संसद में एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाती है और उसके द्वारा आर्टिकल 31C इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो आर्टिकल 31C जो इंट्रोड्यूस किया गया है संविधान में, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बल्कि ये 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप समझ गए क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का आरसी कूपर वाले केस में जो डिसीजन था, उस डिसीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1969 फिर से जस्टिफाई हो सके और बैंक नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। अब आर्टिकल 31C का इंट्रोडक्शन और उसके पीछे का बैकग्राउंड आप समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि बेसिकली आर्टिकल 31C में बात का क्या कही गई थी। तो आर्टिकल 31C में दो चीज़ें थी। पहली चीज़ की ये कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है, जो संविधान के पार्ट 4 में आती है, तो उसमें आर्टिकल 39 जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसके जो सब क्लॉज बी और सी जो हैं,
अब क्लॉज बी और सी क्या है ये हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी आर्टिकल 31C को समझते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं, उसके आर्टिकल 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर सरकार या संसद किसी भी प्रकार का कानून लाती है, तो वो कानून अगर आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में, अगर वो कानून उनके आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अगेंस्ट भी जाता है, तो भी वो कानून इनवैलिड नहीं होगा। एक बार इसको फिर से समझते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली है क्या। फिर से समझते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आर्टिकल 39B और C है, तो बेसिकली मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आर्टिकल 39B और C में बेसिकली बात क्या की गई है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रिसोर्सेज हैं कंट्री में वो लगभग इक्वली होने चाहिए, और दूसरा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, कि जो है वेल्थ जो है वो प्रॉपर्टी है, उसका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं रहना चाहिए। तो बेसिकली इक्वलिटी की बात की गई है, सोशल जस्टिस की बात की गई है आर्टिकल 39B और C में। तो अगर सरकार कोई भी कानून लाती है आर्टिकल 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिससे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोका जा सके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज को और अच्छा बनाया जा सके, तो अगर इन दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार कोई भी कानून लाती है, तो वो कानून अगर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के द्वारा मिले गए फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी जाता है, तो भी वो कानून इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है। और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 आप समझते हैं कि आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी है, और आर्टिकल 19 जो है वो राइट टू फ्रीडम है। ये आपने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा होगा। अब आते हैं इसका दूसरा जो प्रावधान है आर्टिकल 31C का, वो क्या बात करता है। वो ये बात करता है कि सरकार या संसद अगर कोई कानून बनाती है आर्टिकल 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उस कानून को कोर्ट में इस बात के लिए चैलेंज नहीं किया जा सकता कि क्या वो कानून सच में आर्टिकल 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही बनाया गया है। इसको समझते हैं फिर से कि अगर सरकार कहती है कि आर्टिकल 39C मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने के लिए हम एक ये कानून ला रहे हैं, तो कोई भी इंसान कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता, या कोर्ट इस पर डिसीजन नहीं ले सकती कि सच में ये जो कानून है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के लिए है या नहीं है। इसका अर्थात मतलब क्या हुआ कि अगर संसद ने ये प्रमाणित कर दिया कि हाँ ये कानून 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही बनाया गया है, तो वो फाइनल है, उस पर कोर्ट कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकती कि नहीं, कोर्ट ऐसा नहीं कह सकती कि ये कानून 39B और C को इम्प्लीमेंट नहीं करता है। कोर्ट ऐसा नहीं कह सकती। उस पर जो भी संसद का डिसीजन, अगर संसद ने उस पर स्टैंप लगा दिया तो वो फाइनल माना जाएगा। ये दूसरा प्रोविजन है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो बार बार ये बात हो रही है कि आर्टिकल 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी कानून आया, तो आर्टिकल 39B और C कहता क्या है। तो आर्टिकल 39B जो है वो ये इंश्योर करता है कि जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका जो स्वामित्व है, जो ओनरशिप है, और उनका जो नियंत्रण है, कंट्रोल, ठीक है, वो किसी भी कम्युनिटी के जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका ओनरशिप और कंट्रोल वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ताकि एक कॉमन गुड हो सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, आम जनता की भलाई हो सके। मतलब एक कम्युनिटी वेलफेयर की बात की गई है, वेलफेयर स्टेट की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है। एक्चुअली आपका पूरा का पूरा जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पे ही चलता है। तो आर्टिकल 39B आप समझ गए कि हाँ जितने भी कम्युनिटी के रिसोर्सेज हैं उसका स्वामित्व और उसका नियंत्रण वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि सबका भला हो सके। मतलब कि मटेरियल रिसोर्सेज का स्वामित्व ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी एक ही आदमी के पास सारा स्वामित्व है, सारा ओनरशिप एक ही इंसान के पास है, सारा नियंत्रण कुछ ही लोगों के पास केंद्रित है, ये नहीं होना चाहिए। फिर आर्टिकल 39C में आते हैं। आर्टिकल 39C में कहा गया है कि जो वेल्थ है और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के जो माध्यम है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होने चाहिए, मतलब सिर्फ कुछ ही लोग के पास
ये नियंत्रण नहीं होना चाहिए कि सारा धन उन्हीं के पास हो और सारे उत्पादन के माध्यम, सारे प्रोडक्शन, सारे इंडस्ट्रीज वही लोग कंट्रोल कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक वेलफेयर स्टेट की बात यहाँ पे भी की गई है। तो सरकार को ऐसे कानून लाने चाहिए जैसे जिससे कि वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड ना होके सभी लोगों में लगभग बराबर बराबर वितरित हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। अब जब 25th अमेंडमेंट एक्ट सरकार ने ला दिया आरसी कूपर जजमेंट के रिस्पॉन्स में, और 25th अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 31C को इंट्रोड्यूस किया गया, तो फिर उसके बाद फिर कोर्ट का रिस्पॉन्स आता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक पहले सरकार का रिस्पॉन्स आता है, उसने संसद में एक्ट पास कराया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्स आता है, फिर उस रिस्पॉन्स को काउंटर करने के लिए फिर संसद में एक नया एक्ट पास होता है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से आती है। तो दोनों एक दूसरे के काउंटर में चल रहे हैं। अब 25th अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो नेक्स्ट जो कोर्ट में केस आता है वह है केशवानंद भारती केस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है भारत की पॉलिटी में। और इसी केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर दिया था कि एक्चुअली जो केस चला था वो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला उनके बीच में चला था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और किसी भी विधायिका, बेसिकली संसद को ये पावर नहीं है कि वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड कर सके। ठीक है, तो संविधान को आप अमेंड कर सकते हैं लेकिन संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं अमेंड कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या दी सुप्रीम कोर्ट ने, वो डेफिनेशन क्लोज्ड डेफिनेशन नहीं है, वो ओपन है। उसमें समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास पावर रखी कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है इसमें हम समय समय पर कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे बाद में कुछ केसेस में बेसिक स्ट्रक्चर में फेडरलिज्म भी ऐड किया गया, सेकुलरिज्म भी ऐड किया गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था वो इसी केस से आता है, केशवानंद भारती केस। अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है मित्रों कि कमेंट सेक्शन में बताइए कि केशवानंद भारती केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जीत किसकी हुई थी। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, माय बैड, मैंने यूनियन ऑफ इंडिया बोल दिया। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में जीत किसकी हुई थी। वॉज इट केशवानंद भारती या फिर स्टेट ऑफ केरला? इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब 25th अमेंडमेंट जो है वो केशवानंद भारती केस में चैलेंज किया गया और ये 13 जजेस की बेंच थी जिसमें 7-6 एक बहुत ही नैरो मेजॉरिटी के साथ केस का डिसीजन आया, और जिसमें जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन इसमें दिया गया और बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ऑल्टर नहीं किया जा सकता। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और कोई भी संसद किसी भी एक्ट के द्वारा उसको रिपील या फिर उसको क्वैश नहीं कर सकती। और आप याद करिए कि आर्टिकल 31C का जो दूसरा पोर्शन था उसमें यही कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इस बात का संज्ञान नहीं ले सकती कि अगर संसद में कोई कानून 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है तो क्या वो सच में वो कानून 39B और C को इम्प्लीमेंट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल पावर है, जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है, उसको कर्टेल करने का प्रयास किया गया था। तो केशवानंद भारती केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कहते हुए आर्टिकल 31C का जो लास्ट पोर्शन है वो कोर्ट ने स्ट्रक कर दिया, मतलब उसको इनवैलिड घोषित कर दिया। मतलब कि अब जो है वो कोर्ट के पास पावर है कि वो डिसाइड कर सकती है कि अगर संसद कोई कानून लाती है और वो कहती है कि ये कानून 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए है, तो
सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ये डिसाइड कर सकती है कि सच में वो कानून 39B और सी को इम्प्लीमेंट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब इसके बाद फिर सरकार की तरफ से क्या कदम आता है रिस्पांस में। तो 1976 में पार्लियामेंट में फिर से इनैक्ट होता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है भारत के संविधान में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, छोटा संविधान, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स को मॉडिफाई किया गया, बहुत सारे नए आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो काफ़ी लेंदी अमेंडमेंट था ये, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब इसमें सरकार की संसद में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, लेकिन आर्टिकल 31C में क्या चेंज हुए थे हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। तो आर्टिकल 31C में क्या चेंज हुआ कि पहले आप देखेंगे कि 31C का जो ओरिजिनल पार्ट था, तो उसमें था कि सिर्फ 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कानून आएगा तो उसी को प्रोटेक्शन प्राप्त है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अगेंस्ट। लेकिन इसमें उस प्रोटेक्शन को एक्सपैंड कर दिया गया कि नहीं, अब सिर्फ 39B और C नहीं, बल्कि किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के अंदर डिफाइंड है, उसमें से किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर सरकार कोई कानून लाती है तो वो चैलेंज नहीं किया जा सकता अगेंस्ट आर्टिकल 14 और 19। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद फिर अगला क्या आना था, ये संसद की तरफ से एक स्टेप आ गया, तो जैसा कि हम समझ रहे हैं अब अगला स्टेप किसका आना था, कोर्ट का। तो अब कोर्ट को कब मौका मिलता है, 1980 में मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का केस है भारत की पॉलिटी में। इसको हम बाद में और डिटेल से समझेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तो इस केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 42nd अमेंडमेंट का 42nd अमेंडमेंट का 4th और 5th क्लॉज उसको स्ट्रक डाउन कर देती है, मतलब उसको इनवैलिड घोषित कर देती है। और उस 4th और 5th क्लॉज में क्या बात की गई थी, आर्टिकल 31C के एक्सपेंशन की ही बात की गई थी, जो अब दूसरा पॉइंट देख रहे हैं। तो अब यहाँ तक आप समझ गए कि मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने जो 42nd अमेंडमेंट में जो आर्टिकल 31C का जो एम्बिट को एक्सपैंड किया गया था फॉर ऑल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको कैंसिल कर देती है। इसका मतलब कि अब स्थिति पहले जैसी हो जानी चाहिए कि आर्टिकल 39B और C को ही सिर्फ प्रोटेक्शन प्राप्त होगी अंडर आर्टिकल 31C। अब आगे बढ़ते हैं कि अभी ये फिर से न्यूज़ में क्यों आ गया, क्या डेवलपमेंट हुए हैं। तो एक एक्ट है महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976, तो उसका चैप्टर 7A उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया। पहले हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया। तो इस चैप्टर में क्या होता है कि गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया गया था कि वो मुंबई के कुछ सेस्ड प्रॉपर्टीज़ को अक्वायर कर सकती है साइटिंग अंडर आर्टिकल 39B। 39B आपको याद है कि मटेरियल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वालिटी के बेसिस पे होना चाहिए। तो उस आर्टिकल 39B डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हवाला देते हुए गवर्नमेंट ने सेस्ड प्रॉपर्टीज को एक्वायर करना फाइनलाइज किया इस एक्ट के अंतर्गत। अब क्या हुआ कि जब इस एक्ट की ये जब केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब बात आई कि हाँ आर्टिकल 39C में हमको प्रोटेक्शन प्राप्त है कि आर्टिकल 31C में हमको प्रोटेक्शन प्राप्त है कि आर्टिकल 31C के अंतर्गत अगर कोई भी एक्ट हम लाते हैं 39B या C को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 जो है वो 39B को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया। तो इसका मतलब ये एक्ट जो है वो आर्टिकल 14 और 19 को चैलेंज नहीं करेगा। ठीक है, कि अगर इस एक्ट से आर्टिकल 14 और आर्टिकल 9 का हनन होता भी है तो भी उस पर कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकती। लेकिन जब इस केस की सुनवाई हो रही थी तब
ये बात निकल के आती है कि जो ओरिजिनल वर्जन था आर्टिकल 31C का, ठीक है, वो सब्सटीट्यूट हो गया था किससे? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। ओरिजिनल वर्जन कौन सा था? 25th अमेंडमेंट एक्ट, जिसने आर्टिकल 31C को इंट्रोड्यूस किया था, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने उसको सब्सटीट्यूट किया, ठीक है। और मिनर्वा मिल्स केस में आपको, जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने बताया, कि कोर्ट ने आर्टिकल 31C को स्ट्रक डाउन कर दिया था, ठीक है। तो अब जब उसने स्ट्रक डाउन कर दिया कोर्ट ने, तो यहाँ पे दो चीज़ें उभर के आती हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट वाला वर्जन कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, तो क्या जो पुराना वाला वर्जन है, मतलब ओरिजिनल वर्जन 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाला, क्या वो अपने आप पुनर्जीवित हो जाएगा या नहीं? तो अगर वो अपने आप पुनर्जीवित होता है तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग जो लागू वर्जन होना चाहिए आर्टिकल 31C का, वो ओरिजिनल वर्जन होना चाहिए 25th अमेंडमेंट एक्ट वाला। लेकिन अगर मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब 42nd अमेंडमेंट वाला वर्जन क्वैश कर दिया आर्टिकल 31C का, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली ये नहीं कहा कि पुराना वाला वर्जन जो ओरिजिनल वर्जन था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाला, उसको हम रिवाइव कर रहे हैं, ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या ये माना जाएगा कि वो रिवाइवल जो है वो ऑटोमेटिक है? तो अभी आर्ग्यूमेंट इसी पे चल रहा है। तो जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, आपको पता होगा, जो सेंटर की तरफ से अपीयर हुए थे इस महाराष्ट्र वाले केस में, उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिवाइवल है, मतलब कि अगर नया वर्जन कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया तो पुराना वर्जन अपने आप रिवाइव हो जाना चाहिए, वो पुनर्जीवित हो जाना चाहिए, वो लागू हो जाना चाहिए अपने आप, ठीक है। तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ रिवाइवल इस केस में अप्लाई होना चाहिए, लेकिन जो अपोजिशन है कोर्ट में, वो उनका ये मानना है कि नहीं, अगर कोर्ट मिनर्वा मिल्स में 42nd अमेंडमेंट वाला वर्जन कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है और कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है कि कौन सा वर्जन लागू होगा, तो आर्टिकल 31C शुड बी कंसिडर्ड एज स्ट्रक्ड डाउन, ठीक है। आप समझ गए बात को। तो अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं कि क्या डिसीजन आता है कि आर्टिकल 31C का कौन सा वर्जन इस समय इन फोर्स होना चाहिए, इस समय लागू स्थिति में होना चाहिए। तो ये पूरा मामला है आर्टिकल 31C को लेके। अब हम आगे देखेंगे कि आर्टिकल 31C की बात हो रही है तो आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B को भी समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B में भी बहुत सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन होते हैं, तो उसका भी निवारण कर लेते हैं यहाँ पर। तो आर्टिकल 31A जो है और आर्टिकल 31B दोनों ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था। तो इसका बैकग्राउंड भी एक बार समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों किया गया था। तो जब हमें आज़ादी प्राप्त हुई, स्वतंत्रता हमें मिली, उसके बाद आपने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि लैंड रिफॉर्म बहुत ही ज़ोरों शोरों से शुरू हो गया था। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, बेसिकली जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट था उस समय आर्टिकल 31, इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट जो आर्टिकल 31 के अंदर प्रोवाइडेड था, उसको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल राइट्स से निकाल दिया गया था, ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आर्टिकल 31A लाया गया ताकि जो है आर्टिकल 31A और 31B दोनों उसी बैकड्रॉप में लाए गए कि लैंड रिफॉर्म्स बहुत जोरों शोरों से चल रहा था और जो फंडामेंटल राइट्स थे वो उसके रास्ते में आ रहे थे। तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसी बैकड्रॉप में लाए गए ताकि संसद को थोड़ी पावर दी जा सके, ताकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, लैंड रिफॉर्म्स, इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा काम कर सके और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन उसके बीच में बाधा न बने। तो आर्टिकल 31A जो है वो 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ, मतलब 5 प्रकार के कानूनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किससे? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के कंट्रावेंशन से, ठीक है। मतलब अगर इन 5 कैटेगरी में सरकार या संसद कोई भी कानून लेकर आएगी तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये कानून आर्टिकल 14 या आर्टिकल 9 का
आर्टिकल 14 या आर्टिकल 9 के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो इन 5 प्रकार के कानूनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई थी आर्टिकल 31A के तहत, जिसमें एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय स्टेट, अमलगमेशन ऑफ कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशंस को आपस में विलय कर देना, फिर डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के राइट्स को मॉडिफाई कर देना, या फिर माइनिंग लीज का मॉडिफिकेशन कर देना। तो ये सारी चीज़ें, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी कानून आता है तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमारे मूलभूत अधिकारों, मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स जो हमें आर्टिकल 14 और 19 के तहत मिले हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, ये आप नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 31A जो है उसमें एक चीज़ और है कि अगर कोई स्टेट लॉ होता है, मतलब किसी राज्य की विधानसभा में अगर कोई कानून पारित होता है, इन 5 कानूनों में से कोई एक कानून पारित होता है राज्य की विधानसभा में, तो उसको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से प्रोटेक्शन तभी मिलेगी जब प्रेसिडेंट उसको अपना एक्सेंट दे। तो स्टेट लॉ के लिए प्रेसिडेंट का एक्सेंट जरूरी है, और सेंट्रल लॉ के लिए आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट का एक्सेंट उसमें अनिवार्य है ही। तो स्टेट लॉ को भी अगर प्रोटेक्शन चाहिए आर्टिकल 31A के तहत अपने कानूनों के लिए, तो उसको प्रेसिडेंट का एक्सेंट होना अनिवार्य है। अब इस आर्टिकल में एक कैविएट है, जिसमें कि अगर सरकार आपकी किसी भी भूमि का अधिग्रहण करती है जो आप अपने पर्सनल, मतलब निजी खेती के लिए यूज़ कर रहे हैं, और आपकी जो ज़मीन है वो सीलिंग लिमिट के अंतर्गत है, तो ये सीलिंग लिमिट जो है वो लैंड रिफॉर्म के दौरान तय की गई थी कि एक पर्टिकुलर आदमी के पास अधिक से अधिक कितनी ज़मीन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत जब बड़े बड़े जमींदारों से सरकार सीलिंग लगा के उनसे उनके पास जो एक्स्ट्रा लैंड थी वो ले करके और बाकी टेनेंट्स और फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, तो उस समय एक सीलिंग लिमिट लगाई गई थी। तो अगर आपके पास जो लैंड है वो आप अपनी पर्सनल खेती के लिए यूज कर रहे हैं और वो सीलिंग लिमिट के अंदर है आपकी लैंड, तो अगर सरकार उसको एक्वायर करती है तो आपको मार्केट वैल्यू पे कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 31A की बात हो गई। अब आते हैं आर्टिकल 31B पे। आर्टिकल 31B जो है ये भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही इंट्रोड्यूस किया गया था भारत के संविधान में। और आर्टिकल 31B ये कहता है कि भारत के संविधान में जो 9th शेड्यूल है, तो 9th शेड्यूल में अगर संसद कोई भी कानून बनाती है और उस कानून को वो 9th शेड्यूल के अंतर्गत डाल देती है, तो और वो कानून किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, तो भी उसको इलीगल नहीं माना जाएगा। मतलब यू कैन नॉट अप्रोच टू कोर्ट इफ एनी लॉ which is put into 9th schedule is violating any of the fundamental rights। तो यहाँ पे एक कंप्लीट ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिल गई थी। अब इसके रिस्पॉन्स में फिर कोर्ट का क्या प्रोसीडिंग्स चलती हैं, वो IR कोहेलो केस 2007। तो इस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है आर्टिकल 31B का और बोलता है कि ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड की जा सकती। जैसा कि आपने देखा कि आर्टिकल 31B कहता है कि 9th शेड्यूल में कोई भी एक्ट आ गया तो वो सारे एक्ट को ब्लैंकेट इम्यूनिटी प्रोवाइड है। ठीक है, मतलब वो किसी भी फंडामेंटल राइट का वो कानून उल्लंघन करे, सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान नहीं ले सकती। तो IR कोहले केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि हाँ, जुडिशियल रिव्यू जो है वो अगेन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता और ये ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड होगी। और सुप्रीम कोर्ट का फिर ये डिसीजन में अपने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट नोट डाउन करती है कि 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट इंट्रोड्यूस किए जाएंगे उनको सिर्फ आर्टिकल 14, 15, 19 और 21, ठीक है, इन्हीं अगर इनको वो वायलेट करते हैं या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं तो हम उन कानून को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर संसद 9th शेड्यूल में भी कोई एक्ट डालती है और वो एक्ट
आर्टिकल 14, 15, 19, 21 या फिर बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान कर सकती है और कोई भी उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। तो ये आर्टिकल 31B की बात हो गई। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने पूरा समझ लिया कि आर्टिकल 31A, B, C इसकी जर्नी क्या रही है और अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुए हैं आर्टिकल 31C को से रिलेटेड। इस बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं और आगे इसी प्रकार की जानकारी वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।